नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं माय विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने एक थ्रेड पकड़ी हुई थी ज्योग्राफी की और उसी को हम आगे लेकर चल रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है सौरमंडल। क्योंकि अभी तक के हमने सौरमंडल चालू तो कर दिया है। सौरमंडल का पहला अध्याय हम देख चुके हैं जिसका नाम है सूर्य, क्योंकि सौरमंडल का प्रधान है सूर्य। तो हमने सूर्य को कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं आगे की चीज़ें। तो क्या हुआ कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद में कि भाई ब्रह्मांड का केंद्र क्या है, इसे लेकर लोगों के मन में अलग अलग अवधारणाएं आई। हम तो ये चीज़ सिद्ध कर चुके हैं कि ब्रह्मांड कैसे कैसे बना है, लेकिन ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद में जो सिद्धांत आए उन लोगों ने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए। जैसे एक व्यक्ति थे टॉलमी जी। टॉलमी, क्लैडियस टॉलमी, इन्होंने 140 ईस्वी के आसपास क्या किया? जो क्लैडियस टॉलमी है, इन्होंने 140 ईस्वी के आसपास कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है, यानी भू केंद्रित सिद्धांत, भू केंद्रित सिद्धांत दिया। क्या था ये भू केंद्रित सिद्धांत? यानी जितने भी खगोलीय पिंड है, सभी सेलेस्टियल बॉडीज, ये सभी सेलेस्टियल बॉडीज जो है पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। यानी सभी खगोलीय पिंड जैसे ग्रह, उपग्रह, यहाँ तक कि जो सूर्य है वो भी पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यह किसने कहा? टॉलमी जी ने कहा, जिसे कहते हैं हम भू केंद्रित सिद्धांत, या इसे कहते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी। ये कब आता है? तो ये 140 ईस्वी के आसपास। समय बढ़ता गया और आगे के समय इसी तरह बढ़ते बढ़ते गए और 15वीं शताब्दी के आसपास, 15वीं शताब्दी में या 15वीं ईस्वी लिख दो, ईस्वी 15वीं ईस्वी में, शताब्दी में, 15वीं शताब्दी या 15वीं ईस्वी में एक महान वैज्ञानिक आया कॉपरनिकस। एक महान वैज्ञानिक आए कॉपरनिकस, और इन्होंने कहा कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी नहीं है। इनकी सबकी कहानी धीरे धीरे बदलती गई। क्या हुआ? इन्होंने कहा, टॉलमी जी ने, कि भाई पूरे ब्रह्मांड का केंद्र क्या है? तो बोले पूरे ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है। ब्रह्मांड का जो केंद्र है, केंद्र कौन है? पृथ्वी है। लेकिन जैसे टॉलमी जी ने कहा, जैसे ही कॉपरनिकस जी ने कहा 15वीं शताब्दी में कि ब्रह्मांड का केंद्र कौन है? सूर्य है। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, ब्रह्मांड का केंद्र है। और सभी आकाशीय पिंड, जितने भी आकाशीय पिंड है, सभी आकाशीय पिंड, जितने भी आकाशीय पिंड है, ये सूर्य की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। ये कहा किसने? कॉपरनिकस ने कहा। तो टॉलमी ने कही वाली जो बात है, ये कैसी होगी? गलत साबित हो गई। आगे चलकर क्या हुआ कि 16वीं शताब्दी के आसपास, 16वीं शताब्दी आई, और 16वीं शताब्दी में आए जिन्होंने ग्रह और उपग्रह या ग्रहों की गति संबंधित नियम दिए, केपलर महोदय। 16वीं शताब्दी में कौन आए? केपलर जी। और इन्होंने क्या दिया? ग्रह और उपग्रह संबंधित नियम दिए, ग्रह और उपग्रह के गति के नियम दिए। यानी ग्रह कैसी परिक्रमा करते हैं, उपग्रह कैसी परिक्रमा करते हैं, और उनकी गति के संबंध में जो नियम दिए वो किसने दिए? केपलर महोदय ने दिए। तो केपलर महोदय ने ग्रह उपग्रह के संबंध में गति के नियम दिए। और इन्होंने भी कहा कि सूर्य ही क्या है? ब्रह्मांड का क्या है? केंद्र है। केपलर महोदय आए, देखो सबसे पहले देखो टॉलमी जी आए, इन्होंने कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है।
लेकिन उसके बाद में जैसे कोपरनिकस आए, उन्होंने कहा कि पृथ्वी नहीं है, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। तो यहाँ पर टॉलमी जी की बात तो फेल हो गई। लेकिन उसके बाद में कोपरनिकस के साथ में अगले भूगोलवेत्ता केपलर जी आए और इन्होंने भी कहा कि ब्रह्मांड का केंद्र भी सूर्य ही है। सूर्य एक जगह स्थित है और सभी सेलेस्टियल बॉडीज की क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है, और सूर्य केंद्रित सिद्धांत इन्होंने कहा। तो देखो, इन्होंने जियोसेंट्रिक थ्योरी दी, इन्होंने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी। हेलियो का मतलब होता है सूर्य केंद्रित सिद्धांत, तो इन्होंने सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया और इन्होंने भी सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया। ऐसे ही बातें होती गई और बाद में गैलेक्सियों की खोज हुई। तो सबसे पहले गैलेक्सी को देखने वाला व्यक्ति, गैलेक्सी या मंदाकिनिया को देखने वाला व्यक्ति था गैलीलियो। गैलीलियो ने मंदाकिनियों की खोज की या मंदाकिनियों को देखा। तो सबसे पहले गैलीलियो ने मंदाकिनियों को देखा और इसके बाद में एक आए हब्बल महोदय। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वैसे आकाशगंगा की खोज की बात तो देखो, गैलेक्सियों को सबसे पहले किसने देखा, गैलीलियो ने देखा, क्योंकि मंदाकिनियों के बारे में बताया किसने, गैलीलियो ने, कि नहीं इस तरह की मंदाकिनियाँ हैं, सिर्फ इनको देख पाए थे। और एक महोदय आए हर्सेल महोदय। हर्सेल महोदय ने क्या किया, मंदाकिनियों की मतलब गैलेक्सियों की खोज कर दी। इन्होंने सिर्फ देखा और इन्होंने क्या कर दी, खोज कर दी। किसकी, मंदाकिनियों की खोज कर दी, मंदाकिनियों की खोज कर दी। अब इनके खोज करने से क्या हुआ, जब हर्सेल महोदय आए, इन्होंने मंदाकिनियों की खोज कर दी, तो इन्होंने कहा कि पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनियाँ हैं। कितनी हैं, 100 अरब यानी 10 की पावर 11 मंदाकिनियाँ हैं। किसने कहा, हर्सेल महोदय ने कहा कि पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनियाँ हैं। अब बताइए कि जैसे अभी तक की जो चलता आ रहा था, टॉलमी जी ने कहा सूर्य को देखा, टॉलमी जी ने कहा कि भाई पृथ्वी एक जगह स्थित है और सभी ग्रह उपग्रह जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ है उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। बाद में कोपरनिकस जी आए, उन्होंने कहा कि नहीं आपने गलत कहा है, पृथ्वी नहीं सूर्य केंद्र पर स्थित है और बाकी सभी ग्रह उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। वहीं के वहीं उसके बाद में केपलर महोदय आए, इन्होंने ग्रह को भी देख लिया था और उपग्रहों को भी देख लिया था, यानी एक प्रकार का इन्होंने सौरमंडल को देख लिया था। और इन्होंने कहा कि नहीं, केंद्र में सिर्फ और सिर्फ सूर्य केंद्र पर स्थित है और सभी ग्रह या सभी सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या कर रही है, उसकी परिक्रमा कर रही है। लेकिन आगे देखा कि मंदाकिनियों को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा, गैलीलियो ने सबसे पहले मंदाकिनियों को देखा। हर्सेल महोदय आए, इन्होंने क्या काम किया, मंदाकिनी की खोज कर डाली कि भाई साहब पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनियाँ हैं। आप देख रहे हो ये एक मंदाकिनी का भी एक तारे का हिस्सा है और ऐसी ना जाने कितनी मंदाकिनियाँ हैं, बहुत सारी मंदाकिनियाँ। तो सारी मंदाकिनियों के बारे में बताया किसने, हर्सेल महोदय ने, बहुत सारी मंदाकिनियाँ हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, इन्होंने मंदाकिनियों की खोज की। तो देखो अभी तक के बात कर रहे थे कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र क्या है, तो इनके अनुसार तो ब्रह्मांड का केंद्र आ रहा था क्या, पृथ्वी। जो ब्रह्मांड का केंद्र क्या आ रहा था, पृथ्वी आ रहा था टॉलमी के अनुसार। कोपरनिकस के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य आ रहा था। केपलर के अनुसार भी ब्रह्मांड का केंद्र जो सूर्य आ रहा था, कि सूर्य केंद्र पर स्थित है और सभी ग्रह उपग्रह उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। और गैलेक्सियों की जब खोज हुई गैलीलियो के अनुसार, तो उन्होंने कहा, अब देखो हर्सेल महोदय भी आए, इन्होंने भी कहा कि ऐसी बहुत सारी मंदाकिनियाँ हैं और देखा गया कि भाई मंदाकिनी केंद्र हो सकती है। परंतु आगे चलकर जब हब्बल महोदय आते हैं, हब्बल जी ने हब्बल टेलीस्कोप बनाया और हब्बल महोदय ने कहा कि गैलेक्सियों में क्या हो रही है, गैलेक्सिया या ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है। अब ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है, इसका मतलब
अब तो ये समझ में आ रहा है कि ब्रह्मांड किससे मिलकर बना है। जैसे मैंने बताया था कि ब्रह्मांड जो है मंदाकिनियों से मिलकर बना है, यानी मंदाकिनियों में क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है, और एक मंदाकिनी दूसरी मंदाकिनी से क्या हो रही है, दूर होती जा रही है। अगर मंदाकिनियाँ दूर होती जाएगी तो ब्रह्मांड का केंद्र कह पाना पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो ये जितनी भी अभी लोगों की हीलियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक थ्योरी आई, यानी टॉलमी जी ने कहा कि भूकेंद्रित सिद्धांत है यानी जियोसेंट्रिक थ्योरी है, उनकी भी बातें गलत हो गई। बाद में कॉपरनिकस ने कहा कि सूर्य केंद्रित सिद्धांत है, इनकी भी बातें क्या हो गई, गलत हो गई। बाद में आए केपलर महोदय, इन्होंने भी 16वीं शताब्दी में कहा कि सूर्य केंद्र पर स्थित है और सभी ग्रह उपग्रह उसकी क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मंदाकिनियों की और खोज हुई 19वीं शताब्दी के आसपास, और जब 20वीं शताब्दी आए हर्शल महोदय और हब्बल महोदय जी ने जब कहा कि नहीं, ब्रह्मांड में प्रसार हो रहा है, यानी गैलेक्सियों का विस्तार हो रहा है, और इसी प्रसार के वजह से अब कह पाना मुश्किल है कि ब्रह्मांड का केंद्र क्या है। तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी कि ब्रह्मांड का केंद्र क्या एक्चुअल में कुछ है, नहीं है। तो यहाँ से इन थ्योरियों को आपको याद रखना है। कई बार सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस महान वैज्ञानिकों ने कहा है या किस महान भूगोलवेत्ता ने कहा है कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है। टॉलमी जी ने कहा है, सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। कॉपरनिकस के बारे में भी पूछ लिया जाता है, और कई बार पूछ लिया जाता है कि केपलर के ग्रह या केपलर ने कौन से नियम दिए, ग्रह संबंधित केपलर के नियम। ये क्वेश्चन बहुत बार बने हैं। उसके बाद में गैलेक्सियों किसको सबसे पहले किसने देखा, तो गैलीलियो ने देखा, और गैलेक्सियों की खोज किसने की, तो हर्शल महोदय ने की। गैलेक्सियों का विस्तार या प्रसार, या फिर आप बोल सकते हो कि ब्रह्मांड के प्रसार के बारे में किसने बताया, तो आपको पता होना चाहिए हब्बल महोदय ने ब्रह्मांड के प्रसार के बारे में बताया। चीज़ें कंप्लीट हुई यहाँ तक के, आगे बढ़ जाए। तो यहाँ तक के आपको समझ में आया होगा कि किस किस भूगोलवेत्ता ने जियोसेंट्रिक थ्योरी और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी है। अब देखते हैं हम लोग सौरमंडल। सौरमंडल, सौरमंडल क्या है? तो हमने कहा कि सूर्य और उसके आसपास के जितने भी पिंड हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वे सभी पिंड सौरमंडल में आते हैं। तो उसे उन सभी पिंडों से मिलकर बने हुए एक मंडल को सूर्यमंडल कहते हैं। तो देखो, सूर्यमंडल में सूर्य इसका क्या है, प्रधान है। सूर्य क्या है, प्रधान है। जिसे हमने सन और सन को देख लिया है। सूर्य क्या है, प्रधान है इस मंडल का। आज हम सभी ग्रहों के बारे में जान लेंगे कि कौन कौन से ग्रह है, किसके कितने उपग्रह हैं। इस तरह से सूर्य के बाद में आ जाता है बुध, बुध के बाद में आ जाता है शुक्र, बुध। फिर आ जाता है पृथ्वी, पृथ्वी के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, हम बाद में पढ़ेंगे, बुध शुक्र पृथ्वी। उसके बाद में आ जाता है मंगल, फिर आ जाता है बृहस्पति, फिर आ जाता है शनि, फिर आ जाता है अरुण, और फिर आ जाता है अंत में वरुण। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतना छोटा क्यों बनाया है। तो मैं सारी जानकारी इन्हीं ग्रहों से संबंधित मैं यहीं पर ही लिखूँगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, उसके बाद में आ जाता है शनि, अरुण, और अंत में आ जाता है वरुण। इस तरह के पूरे सौरमंडल में 8 ग्रह है। कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। और 8 ग्रह में सबसे पहला ग्रह आ जाता है बुध। कौन सा ग्रह आ जाता है? बुध। बुध पहला ग्रह है। तो सौरमंडल का पहला ग्रह है बुध,
तो बुध के बारे में देख लेते हैं। बुध, देखो आपको पता होना चाहिए जो शुक्र और अरुण जो है ये कैसे ग्रह है, तो ये सीधा घूमते हैं, बाकी सभी विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो बुध सीधा घूमता है, बाकी सभी विपरीत, शुक्र जो है, शुक्र और अरुण ये सीधे घूमते हैं, बाकी सभी विपरीत दिशा में घूमते हैं। बुध, पहली बात तो बुध के लिए कि सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है? बुध है। आप लिखना चाहो तो यहाँ पर बुध हेडिंग लगा लीजिए। बुध को मरकरी भी कहते हैं, मरकरी, मरकरी, मरकरी भी कहते हैं इसे, मरकरी। तो मरकरी भी कहते हैं इसे। तो सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह। दूसरी बात, अगर ये सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, सौरमंडल का, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। तीसरी जानकारी क्या है बुध के बारे में? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। उसके बाद में इसके कोई उपग्रह है क्या? नहीं, तो इसके कोई उपग्रह नहीं, इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसके लिए और भी चीज़ें, इसके जो वायुमंडल है क्या होता है, ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर सर्वाधिक तापांतरण है, इस पर सर्वाधिक क्या है? तापांतरण है। सर्वाधिक क्या है? तापांतरण है। तो बुध पर सर्वाधिक क्या है? तापांतरण, क्योंकि दिन का तापमान इसका होता है कितना? तो 427 डिग्री सेल्सियस, 427 डिग्री सेल्सियस, और रातों का जो तापमान है ना ये 173 डिग्री सेल्सियस। तो देखो दिन इसकी कैसे हो गए? तो दिन अति गर्म, दिन इसके होते हैं अति गर्म होते हैं, अति गर्म। और रातें कैसी होती है? बर्फीली, बर्फीली, रातें अति बर्फीली। दिन अति गर्म और रातें अति बर्फीली होती है, और इसका तापांतरण हो जाता है 600 डिग्री सेल्सियस। ये पूछा जाता है कि इसका तापांतरण क्या होता है? 600 डिग्री सेल्सियस। इस तापांतरण का कारण क्या है? तो इसका चुंबकीय क्षेत्र का होना, इसका जो वायुमंडल है उसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना, चुंबकीय क्षेत्र का होना। इसका कारण क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का होना। इसके वायुमंडल में तापांतरण का कारण है चुंबकीय क्षेत्र का होना। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। सबसे इसके कोई उपग्रह नहीं है। तो देखो बुध के बारे में क्या क्या है? सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है ये, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है ये, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, 0 उपग्रह है। इस पे सर्वाधिक तापांतरण है कितना? 600 डिग्री सेल्सियस का। क्यों? क्योंकि 470 डिग्री सेल्सियस दिन का तापमान होता है, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। और रातों का तापमान कैसा होगा? 173 डिग्री सेल्सियस, वो भी माइनस में। तो रातें कैसी होगी? बहुत ज़्यादा बर्फीली होगी इसकी रातें, कारण चुंबकीय क्षेत्र का होना होता है। तो इसके वायुमंडल में चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होने के कारण रातें कैसी होती है? इसकी अति बर्फीली टाइप की होती है, दिन और रात। उसके बाद में ये सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन लेता है? तो सूर्य की परिक्रमा करने में दिन 88 डे लेता है। कितने दिन लेता है? 88 दिन लेता है। कितने दिन लेता है? 88 दिन। तो ये तो हुआ बुध के बाद में देखते हैं शुक्र को। तो पहला तो ग्रह हो गया बुध, दूसरा देखते हैं शुक्र। यहाँ देखेंगे शुक्र के बारे में जानकारी। शुक्र, ये दूसरा ग्रह है हमारा शुक्र। शुक्र के बारे में क्या है? शुक्र को हम कहते हैं विनस। शुक्र को क्या कहते हैं? विनस। अब देखो शुक्र ये सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। तो सर्वाधिक चमकीला ग्रह, सर्वाधिक चमकीला ग्रह, सर्वाधिक चमकीला ग्रह। पहली बात,
दूसरी चीज क्या है इसके लिए, ये सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, गर्म ग्रह। कारण क्या है इसका गर्म होने का, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की उपस्थिति के कारण। तो इसके वायुमंडल में क्या उपस्थित है, कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, जिसके कारण ये सर्वाधिक गर्म ग्रह है। ठीक है, सर्वाधिक गर्म ग्रह। आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जो आने वाली जितनी भी गर्म या हीट को क्या कर लेती है, सूर्य से आने वाली हीट को ऑब्जर्व करके रख या फिर अवशोषित करके रख लेती है। ठीक है, अब देखो ये चमकीला है तो इसी कारण इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। इसे सांझ का तारा एवं भोर का तारा भी कहते हैं। सांझ का तारा और भोर का तारा। सबसे अच्छी बात है कि इसे पृथ्वी की भगिनी भी कहते हैं, यानी पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन यानी भगिनी, इसे पृथ्वी की भगिनी भी कहते हैं। अब देखो ये जो है शुक्र ग्रह, मैंने बताया था कि जो शुक्र है और यहाँ से जो अरुण है, ये दोनों सीधे घूमते हैं, मतलब क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो यह वायुमंडल, यह सौरमंडल में क्लॉकवाइज घूमता है। यह सूर्य की परिक्रमा कैसी करता है, सीधी करता है या क्लॉकवाइज करता है, क्लॉकवाइज करता है। कैसा करता है, क्लॉकवाइज करता है। यह सूर्य की परिक्रमा क्लॉकवाइज करता है। क्या इसका भी कोई उपग्रह है, तो इसके कोई उपग्रह नहीं, कोई उपग्रह नहीं, इसके भी कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र इन दोनों के कोई उपग्रह है, तो इन दोनों के कोई उपग्रह नहीं है। बढ़ते हैं हम अगली चीज़ें। तो देखो शुक्र के बारे में मैंने क्या क्या बता दिया, सर्वाधिक चमकीला ग्रह, सबसे अधिक गर्म ग्रह, क्योंकि इसके वायुमंडल में क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं, इसे पृथ्वी की भगिनी भी कहते हैं। उसके बाद में यह सूर्य की परिक्रमा क्लॉकवाइज करता है। अच्छा, सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है, तो सूर्य की परिक्रमा करने में 224 दिन, सूर्य की परिक्रमा करने में, सूर्य की परिक्रमा करने में 224 से 225 दिन, इतने दिन लगाता है। 224 से 225 दिन के आसपास का समय लगता है। तो बुध हो गया, शुक्र हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बुध और शुक्र को पढ़ने के बाद में अगला आ जाता है पृथ्वी। तो बुध पढ़ लिया हमने, शुक्र पढ़ लिया, और तीसरा ग्रह है पृथ्वी। तो मैं आपको बता दूं, पृथ्वी को हम इसलिए अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पूरी जानकारी हमें पृथ्वी के बारे में पढ़ना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी पे कितना जल है, तो जलमंडल अलग पढ़ेंगे। उसके बाद में, क्योंकि अभी मैंने मंडलों की बात नहीं की है, जलमंडल क्या है, वायुमंडल क्या है, स्थलमंडल क्या है ना, ऊपर के लेयरों की बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, इन सभी चीज़ों को मैं बाद में बताऊंगा। अभी हम वहाँ तक पहुँचे तो अभी हम सिर्फ ग्रहों को देख रहे हैं। हमने सबसे पहले देखा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड से हमने, ब्रह्मांड में बहुत सारी मंदाकिनी थी, तो उसमें हम जिस मंदाकिनी में रहते हैं, दुग्ध मेखला, उस पर आए। दुग्ध मेखला में एक तारा देखा हमने जिसका नाम था सूर्य, और उसी के परिवार सौरमंडल को पढ़ रहे हैं हम अभी। तो सौरमंडल, और सौरमंडल में भी इतने सारे उसके परिवार के सदस्य हैं। तो धीरे धीरे से सभी सदस्यों को ख़त्म करके हमारा सिर्फ एक सदस्य बचेगा जिस पर हमारा जीवन संभव है, वो है पृथ्वी। तो हम पृथ्वी को पढ़ेंगे। अब अगला आ जाता है मंगल या मार्स। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर दुनिया में पृथ्वी की जगह अगर कहीं और जीवन संभव है तो वो मंगल पर है। इसीलिए सारे देश लगे हैं मंगल पर जाने के लिए। तो अगला आ जाता है मंगल। मंगल को बोलते हैं मार्स। क्या कहते हैं, मार्स। इसे मार्स कहते हैं। मंगल का कारण क्या है, तो इसका रंग लाल है।
तो देखो इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। पहली बात, इसे लाल ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो लाल ग्रह कहने के पीछे इसका रीज़न है क्योंकि आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसको क्या बोलते हैं? लाल ग्रह भी कहते हैं। और ये पृथ्वी की तरह 25 अंश कैसा है? झुका हुआ है। 25 अंश झुका हुआ है। इसलिए यहाँ पर क्या होते हैं? दिन एवं रात भी होती है। कैसी होती है? 24 घंटे की। 24 घंटे में दिन और रातें भी यहाँ पर कंप्लीट होती है, यानी दिन और रात 24 घंटे, मतलब दिन रात मिलाकर एक दिन 24 घंटे के होते हैं यहाँ पर। तो देखो ये पृथ्वी की तरह 25 डिग्री झुका हुआ है अपने अक्ष से, और दिन रात इसके 24 घंटे के होते रहते हैं। क्या हुआ है, जो मंगल ग्रह है, जो हमारा मंगल ग्रह है, इसके भी कुछ उपग्रह हैं। उपग्रह कौन कौन से हैं? फोबोस और डिबोस। फोबोस एवं डिबोस, ये दो इसके उपग्रह है। फोबोस और डिबोस इसके उपग्रह, ठीक है। आयरन ऑक्साइड हो गई, ये हो गया फोबोस डिबोस, है ना। इस पर एक ज्वालामुखी पाया गया है, ओलंपिस मेशी, ओलंपिस या ओलियस मेशो। इस पर एक ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी, ओलंपिस या ओलियस मेसी, ओलियस मेसी, ठीक है। ओलियस मेसी, इस पर एक ज्वालामुखी भी है। नासा ने इस पर एक अपना अभियान भी छोड़ा था। नासा जो है, इसने एक अपना अभियान भी छोड़ा था, और अपना जो मार्स सिक्योरिटीज रोवर जो है, क्यूरियोसिटी रोवर, मार्स क्यूरियोसिटी रोवर, उसे दूर कर देना, बहुत ज़्यादा चमक रहा है। मार्स क्यूरियोसिटी रोवर, इसको गेल क्रेटर स्थान पर उसने उतारा था। गेल क्रेटर नामक स्थान पर उतारा था, और सन 2012 में से क्या किया था? छोड़ा गया था। 2013 में इसी मार्स पर, क्योंक5 यहाँ पर जीवन संभव है तो भारत ने भी कुछ छोड़ा होगा, तो 2013 में भारत ने भी MOM मार्स ऑर्बिटर मार्स, ठीक है, ये प्रोग्राम चलाया था, जिसे PSLV C-25 के तहत इसे क्या किया था? छोड़ा गया था। C-25 के तहत इसे छोड़ा गया था, ठीक है। तो देखो मार्स के बारे में देख लेते हैं। इसे लाल ग्रह कहते हैं, कारण आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। पृथ्वी की तरह यह भी कितने अंश झुका हुआ है? 25 अंश झुका हुआ है, क्योंकि यहाँ भी दिन और रात होते हैं, और 24 घंटे में होते हैं, तो 24 घंटे में दिन और रात होते हैं। इस पे भी ऋतुएं परिवर्तित होती है। क्यों? क्योंकि 24 घंटे में दिन रात क्योंकि झुका हुआ है, तो ऋतुएं परिवर्तित इस पर भी होगी। इसके कुछ उपग्रह भी है, फोबोस और डिबोस। इस पर एक ज्वालामुखी भी है, ओलियस मेसी, इस पर एक ज्वालामुखी है। नासा ने इस पर गेल क्रेटर स्थान पर मार्स क्यूरियोसिटी रोवर को छोड़ा है। क्या छोड़ा है? मार्स क्यूरियोसिटी रोवर्स, ठीक है। उसके बाद में भारत ने भी इस पर
मॉम प्रोग्राम चलाया था 2013 में PSLV C25। और एक बात याद रखना, इस पर एक पर्वत भी है। क्या है? पर्वत भी है, पर्वत निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से कितना गुना ऊंचा है? 3 गुना ऊंचा है। तो इस पर एक पर्वत है निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी कितना है? 3 गुना ऊंचा है। और इस निक्स ओलंपिया के बारे में कहते हैं कि जो सौरमंडल है ना, इसका सबसे बड़ा पर्वत है निक्स ओलंपिया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतनी जानकारी है मार्स से संबंधित, और किसने कितनी चीज़ें छोड़ रखी है, ये सभी चीज़ों के बारे में। अब अगला ग्रह आ जाता है, तो देखो बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल को हम देख चुके हैं। मंगल के बाद में आ जाते हैं बृहस्पति के ऊपर, बृहस्पति। तो हमारा अगला ग्रह आ जाता है बृहस्पति। जिसे जुपिटर भी कहते हैं। तो हमारा चौथा या वैसे तो 5वां ग्रह है, क्योंकि पृथ्वी छोड़ चुके हैं हम लोग, बृहस्पति, जुपिटर, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। मैंने बताया था सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध। तो बृहस्पति, जुपिटर के बारे में क्या क्या है? पहली बात, अच्छा मैंने बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। सौरमंडल का क्या है? ये सबसे बड़ा ग्रह है। इसमें इंक भरना। ये सूर्य की परिक्रमा कितने समय में लगाता है? तो सूर्य की जो परिक्रमा है, इसको पूरा करने में लगभग 11 वर्ष या 12 वर्ष, 11.94 ईयर का समय से लगता है। यानी आप कहो कि इसे कितना समय लगता है? 12 वर्ष, यानी 12 वर्ष का समय लगता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन अपने अक्ष पर घूमने में सबसे कम समय लेता है, क्योंकि इधर पूरे गैसीय गोले के पिंड है। मैंने बताया था इन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं, इन्हें बृहस्पति ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये बाहरी ग्रह होते हैं और ये धातुओं के बने होते हैं और ये गैसों के पिंड होते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये होगी कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद में सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष का समय लगाता है परिक्रमा में। और इसका एक उपग्रह भी है, मंगल के बता दिए, फोबोस डेबोस, बिल्कुल। तो इसका एक उपग्रह भी है। किसमें भरा है? इसमें भरा है, हाँ। इसके वैसे टोटल उपग्रहों की संख्या, इसकी कुल 79 उपग्रह है। वर्तमान में 79 उपग्रह है, और सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। और याद रखना, यह पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, और इसके 79 उपग्रह है। अभी तक के इसके सबसे ज़्यादा चंद्रमा थे, लेकिन अभी नवीनतम ज्ञात संख्याओं के आधार पर शनि के सर्वाधिक उपग्रह है। तो सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? शनि के।
अगला ग्रह आ जाता है 5वां ग्रह शनि। शनि को इंग्लिश में सैटर्न कहते हैं, सैटर्न। क्या कहते हैं? शनि। शनि क्या है? तो इसमें कुछ वलय पाए जाते हैं, यानी क्योंकि गैसी पिंड है तो गैस क्या है? घूमते रहती है, तो वो छल्लों में घूमते रहती है गैस। तो इसमें 7 वलय पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 7 वलय। 7 वलय पाए जाते हैं। वलयों की संख्या कितनी पाई जाती है? 7 वलय पाए जाते हैं इसमें 7 वलय पाए जाते हैं। इसका जो घनत्व है ना, सभी ग्रहों में क्या है? सबसे कम है। इवन पानी से भी इसका घनत्व कम है, पानी से भी कैसा है? कम है। तो इसका घनत्व पानी और ग्रहों में सबसे कम है, इसीलिए इसको पानी में रखने पर क्या हो जाएगा? तो पानी में रखने पर तैरने लगेगा। क्या हो जाएगा? ये पानी पर रखने पर क्या हो जाएगा? तैरने लगेगा। तो शनि के बारे में इसमें वलय या रिंग पाए जाते हैं, 7 वलय पाए जाते हैं। इसका घनत्व सभी ग्रहों और पानी से भी कम है, इसलिए पानी पर भी रखने पर क्या हो जाएगा? तैरने लगेगा। और ये सूर्य की परिक्रमा जो है ना, सूर्य की परिक्रमा लगभग 29 से 30 वर्षों में 30 वर्षों में पूरी करता है। लगभग 29.5 वर्षों में पूरी करता है सूर्य की परिक्रमा। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो 82 उपग्रह है। कितने हैं? 82 उपग्रह है। और टाइटन नहीं, इसका एक उपग्रह है टाइटन, जिसकी खोज क्रिश्चियन हाउजोन ने की है। इसका एक उपग्रह है टाइटन। और इसका जो वायुमंडल है पृथ्वी के जैसा है, क्योंकि वैसे तो इसकी खोज किसने की? खोजकर्ता का नाम तो क्रिश्चियन क्रिश्चियन हाइजोन ने इसकी खोज की है। किसकी? टाइटन की खोज। तो टाइटन इसका क्या है? एक उपग्रह है, जिसकी खोज किसने की है? क्रिश्चियन हाउजन ने इसकी खोज की है। और ये जो टाइटन है ना, इसका वायुमंडल कैसा है? पृथ्वी के समान है। पृथ्वी के समान इसका वायुमंडल है। किसका? तो शनि का एक उपग्रह है टाइटन, जिसका वायुमंडल कैसा है? पृथ्वी के समान है। इस तरह से हमने इसे भी देख लिया। तो देखो, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि भी हो गया। और शनि को भी एक और इसका उपग्रह है फोबे। शनि का एक और उपग्रह है फोबे, जो कि हमेशा विपरीत घूमता है। कैसा होता है? सभी उपग्रहों के विपरीत दिशा में घूमता है। यह उपग्रहों के विपरीत दिशा में घूमता है। मतलब जिस दिशा में शनि के सभी उपग्रह घूमते हैं, उससे ये उल्टा घूमता है। कौन सा? फोबे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। बृहस्पति, शनि के बाद में आ जाएगा अरुण। शनि के बाद में आ जाएगा अरुण, और उसके बाद में अंतिम देखेंगे हम लोग वरुण को। तो यहाँ तक के आई होप चीज़ें क्लियर हुई होगी। तो मैं दोनों को एक साथ लेकर चल लेता हूँ कि अरुण और वरुण क्या है। और एक बात आपको ये याद रखना है कि जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं, मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रहों की एक पेटी है जो कि यहाँ पाई जाती है। ठीक है। अरुण जिसे बोलते हैं यूरेनस, इसकी खोज किसने की? विलियम
हर्सेल, विलियम हर्सेल ने क्या की, इसकी खोज की। तो इसकी खोजकर्ता विलियम हर्सेल है। अब क्या है, विलियम हर्सेल ने इसकी खोज की, तो खोजकर्ता इसके विलियम हर्सेल हैं। टाइटेनिया इसका एक उपग्रह है, टाइटेनिया क्या है, इसका एक उपग्रह है। मैं बाकी इन सभी के उपग्रहों की बात नहीं करूँगा। इसको सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो सूर्य की परिक्रमा करने में इसे लगभग 800 इसको 84 ईयर्स का समय लगता है। कितना लगता है, 84 ईयर का समय लगता है। ठीक है, तो अरुण की खोज किसने की, विलियम हर्सेल ने की। ठीक है, टाइटेनिया इसका एक उपग्रह है, सूर्य की परिक्रमा ये 84 वर्ष में करता है, और इसमें 9 वलय पाए जाते हैं। कितने वलय पाए जाते हैं, 9 वलय। तो इसके वलयों की संख्या, वलय कितने वलय पाए जाते हैं, 9 वलय पाए जाते हैं। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, जिसमें से 5 मैं बता रहा हूँ, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, और एक है एप्सिलॉन, इप्सिलॉन। ठीक है, इस तरह से 5 इसके क्या पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं।